जी, शशिकांत पाटिल जी, प्रकाश डंग जी, नीता केलकर जी, मकरंद देशपांडे जी, नितिन शिंदे जी, पृथ्वीराज पंवार जी, धनंजय सुधीर गोडबोले जी, सुरेश कांडे जी, दीपक शिंदे जी और मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एनसीपी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, सांगली के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, ये महाराष्ट्र की वीर शौर्य भूमि, जिस भूमि ने भारत को अटक से कटक तक का एक सीमा विस्तार देने में महती भूमिका का निर्वहन किया है, ऐसी पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, सांगली की ये भूमि शौर्य और पराक्रम की भी है, कला संस्कृति की भी है, यहां के अन्नदाता मेहनत कश किसान भी है और युवा ऊर्जा से उत्प्रोत हमारा नौजवान भी है। अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करके आगे बढ़ता है, भारत की परंपरा को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। और इसीलिए जब महाराष्ट्र के अंदर मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ तो मैं सांगली में भी आप सबसे लोकतंत्र के इस महापर्व पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन धरा से अपील करने के लिए आपके बीच आया हूं। बहनों और भाइयों, महाराष्ट्र ने भारत को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो जन जन के मन में स्वराज का भाव पैदा करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मरण हर भारतवासी करता है। गणनायक की आस्था को जगाकर लोकनायक कैसे बनते हैं, जब इस ओर हम ध्यान देते हैं तो हमें बाल गंगाधर तिलक याद आते हैं। सामाजिक न्याय की परिकल्पना कैसे होनी चाहिए, जब हम इस बात का उल्लेख करते हैं तो साहू जी महाराज का स्मरण हम सबको करना पड़ता है। एक राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करना है, यह भाव पेशवा बाजीराव ने अटक से कटक तक का इसी महाराष्ट्र से हम सबको सिखाया है। देश की आजादी के उस महाबिगुल को किस नाम से गौरवान्वित करना है, वीर सावरकर ने इसी धरती से 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर की संज्ञा देकर के भारतवासियों में आजादी के प्रति गौरव का भाव जगाने का काम किया था। पूरे देश में एक विधान हो और सब समान हो, इसके लिए भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी इसी महाराष्ट्र ने भारत को दिया है। बहनों और भाइयों, इसीलिए जब महाराष्ट्र की धरती पर मैं आया हूं, इन सभी गुणों को एक साथ अपने आप में समाहित करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं आज के भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और मोदी जी के नेतृत्व में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। बहनों और भाइयों, एक ऐसा भारत जो हम सबके सामने स्पष्ट फर्क महसूस करा देता है। 2014 के पहले का भारत, 2014 के बाद का भारत।
2014 के पहले का भारत एक ऐसा भारत था जिस भारत का दुनिया के अंदर सम्मान लगातार गिर रहा था, सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, आतंकी घटनाएं जहां तहां होती थी, नक्सलवाद तेजी के साथ अपना पैर फैला रहा था, देश के अंदर अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, नौजवान पलायन कर रहा था, देश के अंदर न व्यापारी सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी, देश के अंदर अविश्वास का माहौल था, देश के अंदर संवैधानिक संस्थाएं अखंड भ्रष्टाचार में डूब करके जिन लोगों को देश को आगे बढ़ाना चाहिए था, वे स्वयं अखंड भ्रष्टाचार में डूब करके देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य कर रहे थे। और 2014 के बाद का भारत हम सब देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है। अब कोई देश भारत की सीमा में अतिक्रमण नहीं कर सकता, कोई देश भारत की सीमा में अतिक्रमण नहीं कर सकता। आतंकवाद समाप्त हुआ है, नक्सलवाद तेजी के साथ समाप्त हुआ है। अब तो भारत के अंदर कहीं जोर से कहीं कोई पटाखा फूटता है तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है कि ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। बहनों और भाइयों, ये वही भारत है और यह नया भारत मोदी जी के नेतृत्व में आपके आशीर्वाद से ये नया भारत आज दुनिया का सिरमौर बन रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। आज भारत के अंदर अन्नदाता किसान आत्महत्या नहीं करता है, अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती है। नौजवान पलायन नहीं करता है, नौजवान के लिए पीएम स्टार्टअप की योजना है, पीएम स्टैंड अप की योजना है, पीएम मुद्रा की योजना है। मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं नौजवानों के लिए कार्य कर रहे हैं। महिलाएं असुरक्षित नहीं, बल्कि अब तो उनके सशक्तिकरण के लिए 3 करोड़ ड्रोन लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने अपने अभियान को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। बहनों और भाइयों, ये वही भारत है जिसने 10 वर्ष के अंदर लोगों को दिखाया है कि देश की विपत्ति में कैसे सहयोग किया जाता है। याद करिए, इस देश पर आपने राहुल गांधी को भी देखा होगा। जब भी देश पे संकट आता है, देश में कोरोना का संकट आया, देश में कोई आपदा आई, राहुल गांधी सबसे पहले देश छोड़ करके भागते हैं। आपने देखा होगा, कोविड आया था, वो इटली चले गए। देश के अंदर कहीं कोई आपदा आती है, अर्थक्वेक आता है, कहीं कहीं पर फ्लड आती है, वह छोड़ करके फिर इटली भाग जाते हैं। बहनों और भाइयों, जब इटली ही जाना है तो काहे चुनाव में आप यहां समय बर्बाद करते हैं, जाओ ना इटली में ही रहो। भारत के बाहर जाएंगे, भारत की निंदा करेंगे और भारत के अंदर आएंगे तो भारत को ऐसे बनाने का प्रयास करेंगे जैसे इनकी बपोती हो भारत। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है। मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, मोदी जी 10 वर्ष में न किसी से डरे, न हटे, न डिगे, न झुके, मजबूती के साथ सीना तान करके भारत को विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए तेजी के साथ कार्य कर रहे हैं। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 60 करोड़ लोग, बहनों और भाइयों, देश के अंदर आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की हर वर्ष सुविधा प्राप्त कर रहे हैं।
कांग्रेस की कमीशन खोरी पर मोदी जी ने लगाम लगाने का काम किया, क्योंकि हर गरीब का जनधन अकाउंट खुल गया। 50 करोड़ लोगों का जनधन अकाउंट खुल गया। अब दिल्ली और मुंबई से आने वाला पैसा गरीब के खाते में जाता है, किसान के खाते में जाता है, महिलाओं के खाते में जाता है। उस पर कोई सेंधमारी नहीं कर सकता। 12 करोड़ किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बना दिए गए हैं। 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का एलपीजी का सिलेंडर पहुंच गया है। 4 करोड़ गरीबों के पीएम आवास बन गए। ये सब कुछ 10 वर्ष में मोदी जी ने किया। क्या किसी का चेहरा देखकर, किसी की जाति देखकर, किसी का मत और मजहब देखकर नहीं। मोदी जी का एक ही मंत्र था, वह था सबका साथ और सबका विकास। एक तरफ विकास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मोदी जी के मार्गदर्शन में गडकरी जी ने हाईवे का एक लंबा जाल देश के अंदर फैला दिया। 1947 से लेकर 2014 तक जितने हाईवे बने थे, 2014 से 2024 के बीच में उसके दुगने हाईवे बन गए देश के अंदर। बहनों और भाइयों, 1947 से पहले से लेकर के 2014 तक जितने एयरपोर्ट थे, केवल 74 एयरपोर्ट थे। आज देश के अंदर 150 एयरपोर्ट हैं। एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। पहले 5 सिटी में मेट्रो चलती थी, आज देश के अंदर 20 सिटी में मेट्रो चल रही है। पहले केवल 7 एम्स थे, आज देश के अंदर 22 एम्स हैं। आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, हर घर नल की योजना, ये आज पूरे देश के अंदर हम सबको दिखाई दे रहा है। नए भारत में सम्मान भी है, सुरक्षा भी है, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, और इस सब से बढ़कर के और भी है, वह है आपकी आस्था का सम्मान भी है। आपकी आस्था का सम्मान भी है। कांग्रेस ने 65 वर्षों तक शासन किया है ना कांग्रेस ने 65 वर्षों तक देश में शासन। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्यों नहीं कर पाए? क्या कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर सकती थी क्या? कर सकती थी क्या? मैं तो आपका अभिनंदन करूंगा कि अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन में महाराष्ट्र के यहां के बहादुर नौजवानों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया, गुलामी के ढांचे को हटाने में अपना योगदान दिया, और राम मंदिर निर्माण में भी जितना धन लग रहा था, महाराष्ट्र ने कहा हम सहयोग करेंगे। महाराष्ट्र बढ़ चढ़ करके सामने आया। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया ना। कांग्रेस के लोग क्या कहते थे जब कोर्ट ने फैसला नहीं किया था? कांग्रेस के लोग कहते थे अगर फैसला हो जाएगा तो खून की नदियां बहेंगी। जब मैं चीफ मिनिस्टर बना, मुझसे पूछा गया कि कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं। मैंने कहा देखो, हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं, चिंता मत करो। अयोध्या में राम मंदिर भी बनेगा, और हमने कहा न्यायालय का फैसला आएगा उसका अक्षरशः पालन भी करेंगे। और खून की नदियां बहाने की बात तो दूर, एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, मच्छर भी नहीं मरेगा। शांतिपूर्ण तरीके से होगा। और बहनों और भाइयों, आप देख रहे होंगे अयोध्या में, अब तो आप अयोध्या जाएंगे, आपको लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा कि जैसे भगवान राम के समय की अयोध्या फिर से स्थापित हो गई। पूरा नई अयोध्या बना दी गई। अयोध्या में आपने 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम को देखा होगा। मोदी जी के नेतृत्व में कैसे अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का समारोह संपन्न हुआ। कांग्रेस के लोग तो एक भी प्रधानमंत्री अयोध्या नहीं गए। डर लगता था अयोध्या जाने में, कहीं वोट बैंक न खिसक जाए। यानी देश की कीमत पर वोट बैंक, भारत की आस्था की कीमत पर वोट बैंक, और ये लोग लगातार आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे थे।
आज मैं कांग्रेस के और इंडी गठबंधन के घोषणा पत्र के एक बात और आपको बताना चाहता हूं। इन्होंने अपनी घोषणा पत्र में कहा है, अपनी घोषणा पत्र में इन्होंने कहा है बहन और भाइयों कि अगर कांग्रेस नेतृत्व की इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी तो वह अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के हिसाब से खान पान की स्वतंत्रता देंगे। अब मैं पूछना चाहता हूं, ऐसी कौन सी रुचि है मुस्लिम समाज की जो हिंदुओं से अलग है? अरे रोटी वो भी खाते होंगे, चावल वो भी खाते होंगे, ढोकला वो भी खाते होंगे, सब कुछ खाते होंगे, लेकिन उनकी इससे अतिरिक्त रुचि क्या है? हिंदू गौ कसी को स्वीकार नहीं कर सकता, गौ मांस नहीं भक्षण करता, लेकिन वह चिढ़ाने के लिए जरूर करता होगा और इसीलिए उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। कांग्रेस देश के अंदर गौ हत्या की खुली छूट देना चाहता है। क्या आप स्वीकार करेंगे? क्या स्वीकार करेंगे इसको? यानी ये तो महापाप का कारण बनेगा अगर हमारा वोट ऐसे लोगों के लिए जाता है जो गौ हत्यारों को प्रश्रय देते हैं और गौ मांस को देश के अंदर प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। वह हम सब के लिए इससे बड़ा पाप का कारण दूसरा बन ही नहीं सकता। ये पाप आज कांग्रेस करने जा रही है। और दूसरा, इसके द्वारा भरमाने के बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। बहनों और भाइयों, भरमाने के क्या प्रयास? कांग्रेस जितना झूठ बोल सकती इस चुनाव में बोल रही है, क्योंकि उसे मालूम है इस चुनाव के बाद कांग्रेस इतिहास की वस्तु बनने वाली है। उसको मालूम है इसके बाद कांग्रेस को देश की जनता जनार्दन पूरी तरह ठुकरा देगी। और उत्तर प्रदेश में तो हमारी विधानसभा में 403 विधायकों का चुनाव होता है जनता के द्वारा। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की जनता ने कितनी सीट दी मालूम है? 2। यानी राम नाम सत्य है के लिए भी 4 लोग चाहिए होते हैं ना। वहां 2 ही सीट है, यानी अगली बार छुट्टी। अभी आप देख रहे होंगे कांग्रेस के लोग हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं यूपी में चुनाव लड़ने का, सब भागे फिर रहे हैं। और बहनों और भाइयों, मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं, अब वो अंतिम उपाय उन्होंने क्या प्रारंभ किया है? अंतिम उनका उपाय वही है कि हिंदू समाज को फिर से बांटो। जाति के नाम पर बांटेंगे, जातीय जनगणना के नाम पर आपको गुमराह करेंगे। 65 वर्षों तक क्या कर रहे थे पूछा जाना चाहिए।